गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ऊष्मागतिकी की क्लास में हम पढ़ेंगे परम शून्य ताप की खोज। इसी के साथ हम देखेंगे नर्स ऊष्मा थ्योरम और ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम। तो देखिए, परम शून्य ताप किसे कहते हैं? वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यह परम शून्य ताप नहीं होता है, बल्कि जो केल्विन स्केल का शून्यांक होता है, मिनिमम जो उसका टेम्परेचर स्केल पे जो मिनिमम पॉइंट है दैट इज 0 केल्विन, वह परम शून्य ताप कहलाता है। तो जो हमने मेथड्स पढ़े पहले, डिफरेंट मेथड्स टू प्रोड्यूस अ लो टेम्परेचर, वे मेथड्स इसीलिए थे कि हम मिनिमम कितने टेम्परेचर तक पहुंच सकते हैं किसी भी विधि के द्वारा। तो देखिए, 1925 से पहले तक 4 केल्विन टेम्परेचर से नीचे जाने के लिए केवल एक ही विधि थी, और वो थी लिक्विड हीलियम का लो प्रेशर पर वाष्पन करके इसका टेम्परेचर कम किया जाता था। लो प्रेशर पर जब प्रेशर को हाई प्रेशर से लो प्रेशर किया जाता है तो तापांतर उत्पन्न होता है, और लिक्विड हीलियम के केस में यह जो तापांतर था वो बहुत कम था, जो 4 केल्विन टेम्परेचर से नीचे हम उससे पहुंच सकते थे। इस विधि के द्वारा मिनिमम 0.4 केल्विन ताप तक द्रव को शीतलन करने में सफलता पाई गई। लेकिन 1933 से 34 में डिबाई, गॉक आदि ने अनुचुंबकीय लवणों का न्यून ताप पर रुद्धोष्म विचुंबकन एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन करके शीतलन प्राप्त करने की एक नई विधि का विकास किया। जैसा कि हमने पढ़ा, कूलिंग बाय एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन, उसमें एक अनुचुंबकीय सैंपल लिया जाएगा, अनुचुंबकीय पदार्थ लिया जाता है और उसे बहुत हाई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाएगा। देन उसे क्या किया जाएगा, उसे अदर जो कूलिंग मटेरियल है उसकी चारों तरफ ट्यूब से हम लिक्विड हीलियम है, अदर जो कूल वाटर है, ये सब फ्लो करते हैं, उसका टेम्परेचर कम करते हैं, और अचानक से अब्रप्टली हम उसका मैग्नेटिक फील्ड को हटा देते हैं, जिससे उसका डीमैग्नेटाइजेशन होता है, और डीमैग्नेटाइजेशन करने से उसका टेम्परेचर बहुत कम पहुंच जाता है। तो इस विधि के द्वारा 0.003 केल्विन ताप तक शीतलन कर सकते हैं। उपरोक्त विचुंबकन में 0.003 केल्विन ताप प्राप्त करने के लिए क्या प्रोसेस होती है कि परमाणु के कक्षीय इलेक्ट्रॉनों के चक्रण के द्वारा उत्पन्न अनुचुंबकीय गुण का उपयोग किया गया। कि एटम्स के अंदर जो ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, उनके स्पिन्स अलाइनमेंट जो है वो क्या होता है कि जैसे चुंबकीय फील्ड लगाया जाता है अलाइनमेंट होता है, और जैसे चुंबकीय क्षेत्र हटाया जाता है अगेन क्या होता है, डिसअलाइनमेंट होता है। तो जो डिसअलाइनमेंट में जो एनर्जी उनके अंदर कंटेन होती है वो खर्च होती है, इंटरनल एनर्जी उनकी कम होती है। तो ये जो प्रोसेस होती है इसमें एटम्स अपनी इंटरनल एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं, जिस वजह से पदार्थ का टेम्परेचर अचानक से गिर जाता है। तो देखिए, ये अनुचुंबकीय लवणों का जो रुद्धोष्म विचुंबकन किया गया, इसी के अंतर्गत आगे 1950-60 के मध्य एक नई एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन विधि का विकास हुआ, जिसमें अनुचुंबकीय पदार्थ की जगह तत्व के नाभिक का यूज किया गया। और तत्व के नाभिक के अंदर भी हम जानते हैं कि अनुचुंबकीय गुण पाया जाता है, क्योंकि वह भी नाभिकीय स्पिन भी, नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो प्रोटॉन के लिए भी हम ये मानते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के लिए भी, कि वह स्पिन मोशन करते हैं। तो स्पिन मोशन करते हैं तो उनके अंदर भी अनुचुंबकीय गुण, मैग्नेटाइजेशन होता है। तो इस विधि में जो नई विधि 1950-60 के मध्य निकाली गई, तो इसमें हमने क्या लिया कि परमाणु के नाभिक के चुंबकन जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उसका यूज किया गया, और अब जो रुद्धोष्म विचुंबकन किया गया वह किसी परमाणु के नाभिक का किया गया, और नाभिक का चुंबकीय आघूर्ण चूंकि कक्षीय इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण का 1/2000 1/2000 भाग होता है, क्योंकि प्रोटॉन का जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन के मास से लगभग 2000 गुना, 1800 समथिंग, 1839 समथिंग
मल्टीपल ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर चूंकि मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है चुंबकीय आघूर्ण, तो नाभिक का चुंबकीय आघूर्ण 1/2000वां भाग होता है उसका। इस विधि के उपयोग के लिए आवश्यक है कि उपयोग के प्रारंभ में लाए जाने वाले तत्व का ऑलरेडी जो इनिशियल टेम्परेचर होगा वो हमें बहुत कम लेना है, दैट मे बी अप्रोक्सीमेट 0.01 केल्विन के ऑर्डर का होना चाहिए। तो इनिशियली हमें उस सैंपल का टेम्परेचर ऑलरेडी कम रखना है, तो हम क्या करते हैं, पहले से ही उसे अन्य मेथड्स का यूज़ करके उसका इनिशियल टेम्परेचर पहले डिक्रीज करते हैं, और अगेन फिर हम इस विधि के द्वारा उस सैंपल का यूज़ करते हुए उसका तापमान बहुत कम करते हैं। और देखिए इस विधि के द्वारा सम साइंटिस्ट हैव नेम कुर्ती और अन्यों ने तांबे के नाभिक का उपयोग किया। देखिए तांबे का नाभिक का उपयोग करके उन्होंने पहले से जिसका तापमान 0.02 केल्विन रखा हुआ था, इस विधि के द्वारा कूलिंग करी और फिर नाभि के विचुंबकन के द्वारा कूलिंग करके इसका टेम्परेचर कितना मिला, 1.2 माइक्रो केल्विन। दैट इज वेरी 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 लोवेस्ट टेम्परेचर जो हमने अभी तक किसी भी मेथड से हमें नहीं मिला है। तो ये 1.2 इंटू 10⁻⁻6 केल्विन टेम्परेचर अब तक का सबसे न्यून तापमान है। मतलब कि माइक्रोन केल्विन कोटि तक हम पहुंच चुके हैं, लेकिन फिर भी हम 0 केल्विन तक अभी भी नहीं पहुंच पाए हैं। तो ये फर्दर रिसर्च जारी है, कंटिन्यू है कि किसी मेथड से हम 0 केल्विन टेम्परेचर तक पहुंच सके। तो ये परम शून्यताप की खोज के बारे में छोटा सा ब्रीफिंग था। अब नेक्स्ट देखिए नर्स्ट ऊष्मा थ्योरम एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ कहता है एनर्जी कंजर्वेशन, अबाउट एनर्जी कंजर्वेशन। तो उसमें हम कहते हैं कि पदार्थ को दी गई ऊष्मा पदार्थ की इंटरनल एनर्जी में चेंज तथा पदार्थ के द्वारा किया गया कार्य के इक्वल होती है। डी क्यू, दी गई ऊष्मा डी क्यू, that is equivalent to du plus dw. du is the change in internal energy and dw is the work done by the material या system. सेकेंड लो क्या कहता है, सेकेंड लो कहता है कि पदार्थ की जो एंट्रोपी होती है उसका चेंज हमें बताता है। पदार्थ की जो एंट्रोपी में चेंज होता है ऊष्मा देने पर, कोई भी हमने सिस्टम को एनर्जी दी है हीट के फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में, तो पदार्थ की एंट्रोपी में क्या चेंज हो रहा है। तो डी क्यू इक्वल्स टू हमें देता है डी एस अपॉन टी। दिस इज द सेकेंड लॉ। तो यह जो लॉ है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये हमें एंट्रोपी के अंतर को बताता है। लेकिन दोनों ही जो लॉ है थर्मोडायनेमिक्स में, ये हमें एब्सोल्यूट एंट्रोपी के बारे में जानकारी नहीं देते हैं। अगर मैं निकालना चाहूँ कि इस समय पदार्थ की या जो भी सिस्टम है जिस पे मैं वर्क कर रही हूँ उसकी एंट्रोपी कितनी होगी, तो ये मैं फाइंड आउट नहीं कर सकती हूँ फर्स्ट और सेकंड लॉ का यूज करके। तो इसके लिए देखिए, अगर मुझे कोई भी किसी भी क्वांटिटी की जब वैल्यू फाइंड आउट करते हैं हम लोग, तो एक निरपेक्ष वैल्यू लेते हैं। जैसे अगर मुझे किसी भी वस्तु की लंबाई नापनी होगी, तो मुझे उसके एक एंड पर जीरो फिक्स करना होगा। व्हाट इज जीरो? जीरो इज द एब्सोल्यूट पॉइंट फ्रॉम वेयर आई कैन मेजर द लेंथ ऑफ द सिस्टम। तो मुझे किसी भी सिस्टम की लेंथ अगर मेजर करनी है तो मुझे उसके एक एंड पर जीरो फिक्स करना पड़ेगा, और आगे फिर मैं देखूंगी उस जीरो के रिस्पेक्ट में उसकी कितनी लेंथ है। तो ऐसा ही एंट्रोपी के साथ है कि हमें पहले एक निरपेक्ष एंट्रोपी माननी पड़ेगी जिसके सापेक्ष में पदार्थ की या सिस्टम की एंट्रोपी को फाइंड आउट कर सकूं। तो देखिए इसके लिए ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम हम सक्षम नहीं है, असमर्थ है, क्योंकि वह एंट्रोपी के अंतर को बताता है। तो देखिए इसके लिए नर्स्ट ने 1906 में न्यून ताप पर पदार्थ के गुणों के अध्ययन से प्राप्त परिणामों के आधार पर एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे नर्स्ट हीट थ्योरम कहा जाता है, नर्स्ट ऊष्मा प्रमेय। इसके अनुसार परम शून्य ताप पर संघनित तंत्र की सभी अभिक्रियाएं तंत्र की एंट्रोपी में बिना परिवर्तन हुए अग्रसर होती हैं। हीट सेइंग कि परम शून्य ताप पर अगर सिस्टम 0 केल्विन टेम्परेचर पर है, तो पदार्थ की सभी जो भी अभिक्रियाएं होंगी, प्रोसेस होंगी उसके अंदर, उन किसी भी प्रोसेस में एंट्रोपी में चेंज नहीं होगा। मतलब कि वहां पर एंट्रोपी में चेंज जीरो होगा, डी एस इक्वल्स टू जीरो। तो ये जो थ्योरम उन्होंने दी, इस थ्योरम का फाउलर और गगनहाइम ने
ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम में उपयोग करा। उन्होंने इसके आधार पर इसको बेस मानते हुए थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दिया। तो इन्होंने क्या दिया कि यदि तंत्र परम शून्य ताप पर है तो इसकी एंट्रोपी सार्वत्रिक नियतांक होती है और सुविधा की दृष्टि से इसे शून्य माना जा सकता है। पदार्थ की एंट्रोपी में 0 केल्विन टेम्परेचर पर चेंज नहीं होगा, तो इसके लिए फाउलर एंड गगनहेम ने क्या माना कि हम 0 केल्विन टेम्परेचर पर पदार्थ की एंट्रोपी को एक यूनिवर्सल कांस्टेंट अज्यूम कर सकते हैं और पदार्थ की एब्सोल्यूट एंट्रोपी मेजर करने के लिए हम इसे जीरो मान सकते हैं एट 0 केल्विन टेम्परेचर। सो a system is at absolute zero. If a system is at absolute zero temperature, its entropy will be a universal constant. For convenience may be taken to be zero. ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम की भांति जैसे कोई लॉ होता है तो उसके स्टेटमेंट्स की लैंग्वेज कुछ चेंज हो सकती है। तो देखिए इसकी भी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। उनमें से एक मैक्स प्लैंक ने दिया था। प्लैंक के अनुसार न केवल तंत्र की कुल एंट्रोपी परम शून्य ताप पर शून्य होती है बल्कि तंत्र की सभी प्रावस्थाओं या फेजेस में एंट्रोपी का मान भी शून्य होता है। तंत्र की कुल एंट्रोपी देखिए, एक तो होता है टोटल सिस्टम की टोटल एंट्रोपी। अगर मैं उस सिस्टम को 4 सब सिस्टम्स में बांट दूं तो अगर मैं कहूं कि सिस्टम की टोटल एंट्रोपी 0 है तो इट्स नॉट नीडेड, ये आवश्यक नहीं है कि पदार्थ की सब सिस्टम्स की टोटल एंट्रोपी भी शून्य होगी, है ना। हो सकता है कि एक सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ रही हो, दूसरे सिस्टम की एंट्रोपी उतनी ही मात्रा में कम हो गई हो। लेकिन मैक्स प्लैंक ने क्या कहा कि सभी प्रावस्थाओं में, सभी फेजेस में, पदार्थ की सभी फेजेस में जो स्टेट्स होती है पदार्थ के अलग अलग, उनमें भी पदार्थ की सभी जो टोटल एंट्रोपी होगी वो शून्य होगी। अर्थात परम शून्य ताप अगर है तो ठोस हो या द्रव हो या गैस हो, सभी की एंट्रोपी शून्य होती है। पदार्थ के अलग अलग फेजेस में एंट्रोपी में कोई परिवर्तन नहीं होगा अगर 0 केल्विन टेम्परेचर है तो। लोविस और रैंडल ने इस नियम का प्राकथन एक अलग तरीके से किया। देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ प्रत्येक तंत्र की एंट्रोपी परिमित और धनात्मक होती है, लेकिन परम शून्य ताप पर एंट्रोपी का मान शून्य हो जाता है। प्रत्येक तंत्र की एंट्रोपी क्या होती है हमें पता है, एंट्रोपी जो है वो परिमित और धनात्मक होती है, लेकिन परम शून्य ताप पर इसका मान शून्य हो जाता है और शुद्ध क्रिस्टलीय पदार्थ के लिए तो निश्चित ही एंट्रोपी का मान शून्य होता है। तो ये डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं जो डिफरेंट अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइम पर इसके संदर्भ में दिए, एंट्रोपी के संदर्भ में। अब देखिए, इस नियम का महत्व इसलिए भी है कि इसकी सहायता से पदार्थों की एब्सोल्यूट एंट्रोपी की गणना की जा सकती है। तो देखिए, हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा H तथा गिब्स फलन के भौतिक अर्थ भी ज्ञात किए जा सकते हैं, लेकिन यह नियम शुद्ध क्रिस्टलीय ठोस के लिए ही वैध होता है। ये एक इसकी लिमिटेशन है कि शुद्ध क्रिस्टलीय पदार्थ अगर होगा तो उसी के लिए ही यह वैध होता है। प्रायोगिक परीक्षणों से ज्ञात होता है कि सॉल्यूशंस, सुपर कूल्ड लिक्विड्स, अति शीतल जो बहुत लो टेम्परेचर पर लिक्विड्स होते हैं, और अमोर्फस पदार्थ, अक्रिस्टलीय पदार्थों की एंट्रोपी परम शून्य ताप पर शून्य नहीं होती है। तो हम ये नियम सभी मटेरियल्स के लिए, सभी सब्सटेंसेस के लिए लागू नहीं कर सकते हैं। इन अपवादों को एंट्रोपी के भौतिक अर्थ के द्वारा समझाया जा सकता है। एंट्रोपी पदार्थ में परमाणु या अणुओं की अव्यवस्था का मापक होती है, पदार्थों के डिसऑर्डरनेस को बताती है। पदार्थों में परमाणुओं की अव्यवस्था जितनी अधिक होती है उतनी ही अधिक उसकी एंट्रोपी होती है। तो ये भी हमें ध्यान है कि रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा एंट्रोपी होगी पदार्थ की। परम शून्य ताप पर उपरोक्त पदार्थों का परमाणु संरचना अव्यवस्थित होती है, इसलिए परम शून्य ताप पर उसकी एंट्रोपी का मान शून्य नहीं होता। तो जिन पदार्थों में एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पर पदार्थ की एंट्रोपी का मान शून्य नहीं हो रहा है, उनके लिए हम क्या मानेंगे कि वहाँ पर एटम्स या मॉलिक्यूल्स का जो अरेंजमेंट है वो मिसमैनेज्ड है, वो डिसऑर्डर्ड है, इसलिए उनकी एंट्रोपी को नॉन जीरो हम यहाँ लेंगे। तो देखिए, अकॉर्डिंग मैथमेटिकल अगर हम इसको लिखना चाहिए ऊष्मागतिकी के थर्ड लॉ को, तो हम क्या लिखेंगे, लिमिट लगाएंगे T टेंड्स टू 0, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर,
पर एस टी मतलब कि एंट्रोपी जो है, जो कि तापमान का फलन है, उसका मान 0 आएगा। इस नियम के द्वारा पदार्थ की निरपेक्ष एंट्रोपी की गणना करना अब पॉसिबल है। स्थिर दाब पर एंट्रोपी के परिवर्तन को किस तरह से लिख सकते हैं? क्योंकि सेकेंड लॉ से डी एस इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन टी होता है, और डी क्यू अगर स्थिर दाब पर हम ले रहे हैं तो डी क्यू को हम लिख सकते हैं सी पी डी टी, कॉन्स्टेंट प्रेशर पर विशिष्ट ऊष्मा इंटू डी टी अपॉन टी। यहाँ स्थिर दाब पर पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा Cp है। माना कि ठोस को 0 केल्विन से T केल्विन तापमान तक गर्म किया जाता है। ताप T ठोस के गलनांक से कम है। इससे एंट्रोपी में कितना परिवर्तन होगा? तो देखिए डेल्टा S इक्वल्स टू एस टी माइनस एस जीरो, दैट इज इक्वलेंट टू 0 से T Cp dt अपॉन T, या एस टी इक्वल्स टू एस जीरो प्लस 0 से T Cp dt अपॉन T। तो यहाँ पर S0 जो है वो शून्य तापमान पर एंट्रोपी को बता रहा है, लेकिन देखिए हम इसे सुविधा के लिए 0 ले लें अगर, तो एस टी इक्वल्स टू हो जाएगा 0 से T Cp dt अपॉन टी। और एक बात और देखिए कि Cp अपॉन टी का मान हमेशा धनात्मक होता है 0 से T केल्विन ताप तक, जबकि T जो है उसके गलनांक से कम है। तो इस केस में एस टी ऑलवेज ग्रेटर देन एस जीरो का मतलब कि शून्य तापमान पर जो एंट्रोपी है, टी तापमान की एंट्रोपी उससे हमेशा अधिक होगी। तो इसका मतलब कि एंट्रोपी का हमेशा जो चेंज इन एंट्रोपी है इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो एस टी का मान हम देखिए इस फॉर्मूले से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम रेफरेंस वैल्यू जो है एस जीरो, जो शून्य केल्विन तापमान पर एंट्रोपी का मान है, उसे हम 0 ले लेते हैं, तो एस टी थर्ड लो एंट्रोपी या निरपेक्ष एंट्रोपी भी कहलाती है। उपरोक्त तथ्य से स्पष्ट है कि किसी भी तापमान पर एंट्रोपी परम शून्य तापमान पर एंट्रोपी से हमेशा अधिक होगी। तो थर्ड लो को हम फाइनली इस तरह भी लिख सकते हैं कि किसी भी प्रक्रिया के द्वारा, चाहे वह कितनी भी आदर्श क्यों न हो, परिमित चक्रों के निकाय का ताप परम शून्य ताप तक कम करना संभव नहीं है, क्योंकि ऊष्मा ये जो एंट्रोपी होती है, इस नियम को परम शून्य ताप की अनअटेनेबिलिटी कहते हैं, अनुगम्यता का नियम भी कहते हैं। क्योंकि देखिए हमें जानते हैं कि परम शून्य ताप तक हम नहीं पहुंच सकते हैं, परम शून्य तापमान तक हम नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए जो थर्ड लो है, क्योंकि हम थर्ड लो में क्या यूज कर रहे हैं कि परम शून्य ताप की एंट्रोपी यूज कर रहे हैं, ये वर्ड यूज कर रहे हैं, बट वी नो एज वी couldn't approach to the एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर टिल नाउ, हम अभी तक भी 0 केल्विन टेम्परेचर को अप्रोच नहीं कर पाए हैं। इसलिए हम थर्ड लो को क्या कहते हैं? इसे परम शून्य ताप की अनुगम्यता या अनअटेनेबिलिटी ऑफ एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ये जो लो टेम्परेचर प्रोडक्शन था, और इसके बाद में हमने नर्न्स्ट ऊष्मा थ्योरम और थर्ड लॉ ऑफ एंट्रोपी इनके बारे में पढ़ा आज। तो यहाँ पर ये आई थिंक ये यूनिट हमारी ओवर हो गई है, या देख लेंगे हम, अगर कुछ बचता है तो उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। थैंक यू।